हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 365 रिएक्शंस। मैं हूं समीर खोखर। मैं हूं महेश कुमार, यह है बजरंगबली। आज इस वीडियो को मैं रिएक्ट करने वाला है व्हाई गुजरात इज बेटर देन दिल्ली। तो पहले वीडियो देखते हैं। रिएक्ट। ये है दिल्ली का मैप और ये है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों ही सिटीज के बीचों बीच से एक रिवर बहती है, लेकिन इन दोनों ही रिवर्स के रिवर बेड की हालत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये है यमुना का रिवर बेड। नदी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और ये है साबरमती का रिवर बेड। ये तो अलग ही लग रहा है। ब्रिज भी बड़ा खूबसूरत बना है, डिफरेंट ब्रिजेस बने हैं। 2014 में पीएम मोदी शी जिनपिंग को यहाँ पर लेकर गए थे, लेकिन यमुना के रिवर बेड में कोई वर्ल्ड लीडर तो छोड़ो, देश के अंदर का टूरिस्ट तक जाना पसंद नहीं करता है। पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का सबसे एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में जितनी बात मीडिया में होनी चाहिए थी उतनी होती नहीं है, और ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिवर फ्रंट पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। और इसीलिए आज मैं साबरमती रिवर फ्रंट पे आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे इन्होंने इस जगह को भारत में एक वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के रख दिया है। तो आओ एक बार डिटेल में इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद के बिल्कुल बीचों बीच बहती है। 10-15 साल पहले इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर हुआ करते थे। ये तो सेम वही लग रहा है जैसे दिल्ली। यहाँ पर इलीगल स्लम्स बनी हुई थी और पूरे शहर का नाला यहाँ पर बहा करता था। हालत ऐसी थी कि ये रिवर बेड नहीं बल्कि डेंगू मलेरिया का हॉट बेड बन चुका है। लेकिन आज ये 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अहमदाबाद का ही नहीं, पूरे गुजरात और इवन पूरे भारत के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस रिवर फ्रंट पे आज हैं पार्क्स, गार्डन, इवेंट सेंटर, होटल्स और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, और इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको साबरमती रिवर और अहमदाबाद का रिश्ता समझना पड़ेगा। आज का नहीं बल्कि इतिहास का रिश्ता। हम चलते हैं साल 1411 में, जब अहमद शाह ने साबरमती रिवर के किनारे की सिटी को नाम दिया अहमदाबाद। लेकिन इस सिटी बनाना अहमद शाह के लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और वहाँ रहते थे मानिकनाथ बाबा। इन बाबा को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ से सिटी बनाई जा रही है। तो मानिकनाथ बाबा ने अहमद शाह को सुझाव दिया कि रिवर का जो रुख है वो थोड़ा सा मोड़ दिया जाए ताकि उनके घर के ऊपर से सिटी ना बन सके। ये बाबा जी की जब डेथ हुई तो उनकी समाधि बनाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मानिक चौक। आज जितने भी अहमदाबादी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको इस फेमस चौक के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और यही साबरमती रिवर है जिसके किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। वैसे आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखेंगे, हर एक बड़ी सिविलाइजेशन किसी बड़ी नदी के किनारे ही बनती है। जो पूरे गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो गंगा जी की वजह से निकल के आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर की वजह से ही बनी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील रिवर की वजह से निकली थी। और इसी तरह से अहमदाबाद की पूरी सिटी के डेवलपमेंट के पीछे साबरमती रिवर शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती आई है। और धीरे धीरे इसी नदी के किनारे से अहमदाबाद सिटी बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे सिटी बड़ी हो रही थी उसका नदी के साथ रिश्ता बदलता जा रहा था। अब साबरमती रिवर में शहर के गंदे नाले बहाए जाने लगे। इसके किनारे स्लम्स डेवलप होनी शुरू हो गई। जिन किनारों पर कभी खेती हुआ करती थी वहां पर कूड़े के ढेर जमा होने लगे और स्लम्स और इलीगल सेटलमेंट का एक अंबार लगने लगा जो मानसून में काफी वल्नरेबल बन जाती थी। जैसे जैसे सिटी बड़ी होती जा रही थी नदी सिमटती जा रही थी। साबरमती की हालत देख रहे थे अहमदाबाद में रहने वाले एक फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोन। ये गवर्नमेंट को जाकर एक प्रपोजल सबमिट करते हैं 1990s में कि इस रिवर के रिवर फ्रंट पर एक प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए। उस टाइम की गुजरात सरकार ने इस पर कुछ स्टडीज कंडक्ट करवाई। उन्हें पता चला कि आइडिया फीजिबल है, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस नदी को इसी तरह से बर्बाद होने दिया जैसे अभी दिल्ली के अंदर यमुना नदी बर्बाद हो रही है। 1997 आते आते कुछ सरकारी लोगों की अकल थोड़ी सी ठिकाने पर आई और तब उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया और फाइनली 2005 में जाकर इस रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के 3 ही बड़े ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो एनवायरमेंट को बचाना है, दूसरे जो बाकी जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करना है, और जो डेवलपमेंट हो वो पूरी तरह से सस्टेनेबल होना चाहिए। भारत के अंदर किसी भी बड़ी रिवर को देखो, हम उसकी पूजा जरूर करते हैं लेकिन हमारा सारा ड्रेनेज, सारे नाली और नाले का जो पानी है वो उसी नदी में बहाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया कि जितने भी नाले वगैरह नदी में जा रहे थे उनको डाइवर्ट किया जाए। पूरे 11 किलोमीटर के स्ट्रेच में से 38
पॉइंट्स थे जिनसे नाले नदी में एंटर करते थे, उनको डाइवर्ट करके इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा। इस पूरी रिवर में ऐसी बहुत सारी मशीनें बिठाई गई जो तैरते हुए कचरे को पकड़ सके और रिवर को कंटिन्यूअसली साफ किया जा सके। अब शहर से नदी के अंदर जाते हुए नाले को रोका जा चुका था, लेकिन जब नदी में बाढ़ आती थी तो सारा पानी शहर में फैल के तबाही मचा देता था, और इसके लिए इन्होंने 10 मीटर से भी लंबी डायाफ्राम वॉल्स बनाई पूरे नदी के किनारे किनारे, ताकि कभी भी बाढ़ की सिचुएशन में यहाँ का पानी शहर में एंटर ना कर सके। अब साबरमती रिवर की एक और खास बात है, ये गंगा यमुना की तरह हिमालय से नहीं निकलती, ये अरावली रेंज के पहाड़ों से निकलती है। इसीलिए अगर बारिश ना हो तो नदी में पानी कम होने लगता है, और नदी में पानी कम हुआ तो ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाता है और ना ही यहाँ पर कोई वाटर एक्टिविटीज हो पाती हैं। तो ये एक अगली बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको इस प्रोजेक्ट ने सॉल्व करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर इन्होंने डैम और बराज का एक कॉम्बिनेशन यूज करा। अहमदाबाद के थोड़ा सा ऊपर है नर्मदा डैम और इसके थोड़ा नीचे है वसना बराज। तो नर्मदा डैम से पानी छोड़ते हैं जो साबरमती रिवर में आता है, और नीचे बराज से इस पानी में रोक लगा देते हैं ताकि ये पानी यहीं पर बना रहे। और इसी रिवर फ्रंट में इन्होंने बनाया एक फ्लावर पार्क। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स थी जो यहाँ पर आना ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी थी। जब ये फ्लावर पार्क डेवलप हुआ, कचरा यहाँ से हटा, तो वापस से सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी अब यहाँ पर आना शुरू कर चुकी हैं। जिस जमीन को रिक्लेम करके सरकार ने फ्लावर पार्क बनाया है, यहाँ पर एक टाइम पर इलीगल स्लम्स हुआ करती थी। जब नदी में पानी बढ़ता था तो स्लम में सारा पानी घुस जाता था, यहाँ के लोगों की जान खतरे में आती थी, डेंगू मलेरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सरकार ने सारी जमीन वापस रिक्लेम कर ली और यहाँ पर रहने वालों के लिए 10,000 घर बनाकर उन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो स्लम में रहने वालों की लाइफ भी सिक्योर हो गई, जमीन सरकार के पास आ गई, यहाँ पे फ्लावर पार्क बन गया और अब माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर वापस आ चुकी है। सो इट इज ट्रूली अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट। ऐसा ही कुछ हमें दिल्ली के अंदर यमुना रिवर में भी करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली शायद वहां की सरकार या तो इसे देख नहीं पा रही है या फिर देखकर कुछ सीखना नहीं चाहती। इसी रिवर फ्रंट पे 2 और चीजें होती थी। कुछ धोबी लोग आके कपड़े धोते थे और एक रविवारी मार्केट लगती थी हर संडे के दिन। अब ये सारी चीजें इनफॉर्मली ऑपरेट हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया। यहाँ पे इन्होंने धोबी लोगों के लिए एक प्रॉपर लॉन्ड्री कैंपस बना दिया है और एक प्रॉपर मार्केट भी एस्टेब्लिश कर दी है जहां पर लोकल लोग आके अपनी दुकानें लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले ऑपरेशन चल रहे थे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं किए गए, बस उनको फॉर्मली एक ऑर्गेनाइज तरीके से रीएस्टैब्लिश कर दिया गया है। अब इस पूरे 11 किलोमीटर के स्ट्रेच को ध्यान से देखो, यहाँ 2 लेवल पर प्रोमेनेड्स बने हुए हैं। प्रोमेनेड्स का मतलब होता है कि समंदर के किनारे के जो वॉकवेज होते हैं। अब यहाँ पर 2 लेवल इसके इसलिए क्योंकि जो नीचे वाला लेवल है वो साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए रिजर्व है। आप यहाँ पे जाके साइकिल रेंट कर सकते हो, चला सकते हो। और जो ऊपर वाला लेवल है यहाँ पर इवेंट एरिया, गार्डन, प्लाजा, वॉशरूम, ये सारी चीजें बनी हुई है। कोई इवेंट वगैरह होता है तो उसे यहीं पर ही रखा जाता है ताकि इकोनॉमिक और लीजर एक्टिविटीज दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। तो स्लम में रहने वाले लोगों को अपने मकान मिल गए, मार्केट और लॉन्ड्री कम्युनिटी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, यहाँ पर लीजर एक्टिविटीज भी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आ गई है, फ्लावर पार्क बना हुआ है, नदी में कोई नाला नहीं गिर रहा है और नदी का पानी बारिश के टाइम पर शहर में भी वापस नहीं घुस रहा है। तो एक तरह से ये 100% एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया हुआ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एनवायरमेंट भी सिक्योर हो रहा है और सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है। सरकार ने यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा कि प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो इसी प्रोजेक्ट की लैंड से निकल कर आ जाए। 14% लैंड को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अब पूरे सिटी के बीचों बीच का एक प्राइम लैंड है, तो यहाँ पर कोई भी इंसान खरीद के कुछ भी बना सकता है। बस सरकार की तरफ से 2-4 रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना होगा। अब सरकार को जो इस लैंड के सेल से पैसा मिला वो पैसा इनफ था बाकी पूरे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए इसे सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल बोला जा रहा है। अहमदाबाद का इस साबरमती प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से पूरे देश के लिए एक एग्जांपल बन सकता है। दिल्ली के पास भी 48 किलोमीटर का यमुना जी का स्ट्रेच है, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच में 2% एरिया पड़ता है वजीराबाद से ओखला के बीच में, और इसी 2% एरिया की वजह से पूरे यमुना में 76% पोल्यूशन आज के दिन में हो रहा है। सरकार अगर साबरमती रिवर फ्रंट से कुछ लेसन ले ले और इस पोल्यूशन को कम करके यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से ये पूरी दिल्ली और पूरे देश के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। दिल्ली के एलजी ने इनफैक्ट यमुना रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह डेवलप करने के लिए बात भी की थी, लेकिन अभी आपको पता ही है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में कितने टसल चलते रहते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब ये जो साबरमती रिवर फ्रंट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस मॉडल के बारे में जिसकी बात पूरे देश में होती रहती है, और शायद 2014 से तो ऑलमोस्ट हर इंसान की जबान पे इसकी बात आती है। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात मॉडल के बारे में, क्योंकि अगर ध्यान से सोचो तो देश के पीएम की पॉपुलैरिटी के पीछे गुजरात मॉडल सबसे बड़ा रीजन था। अभी मैं ओडू के इवेंट के लिए गांधीनगर गया था,
वहाँ पास में मैंने जाकर गिफ्ट सिटी देखी। गिफ्ट सिटी अपने आप में गुजरात मॉडल का एक नया एग्जाम्पल है। यहाँ पर टैक्स में जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं और जिस तरह से फाइनेंस और टेक वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और अपने अपने ऑफिस सेटअप कर रही हैं, ये अगले 4-5 साल में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। इसे आप सिंगापुर की तरफ भारत के एक जवाब की तरह देख सकते हो और डेफिनेटली गुजरात की तरफ से पूरे भारत के लिए ये एक गिफ्ट की तरह ही होने वाला है। और गुजरात में चाहे सूरत चले जाओ, चाहे गांधीनगर या फिर अहमदाबाद में आप आकर देखो, एक चीज आप बहुत ध्यान से नोटिस करोगे, कोई इंसान जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ज्यादातर लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। मैं मार्केट में जाकर लोगों की ब्रांड नेम देखता हूँ, आपको बाकी किसी सिटी में ज्यादातर जो नाम है वो फॉरेन ब्रांड्स के दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर गुजरात के अंदर हर रेस्टोरेंट, हर कपड़े की दुकान अपने आप में एक ब्रांड की तरह ऑपरेट करती है। यहाँ की छोटी छोटी कंपनीज ने अपने आप को एक बड़े ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन, कपड़ों की कंपनीज, हर एक चीज के शोरूम में आप जाकर देखोगे, ऐसा लगेगा कि आप किसी ग्लोबल ब्रांड की बड़ी सी फ्रेंचाइजी वाले चेन में आ गए हो। और यही चीज, यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अहमदाबाद को बहुत स्पेशल बनाता है। अगर हम इस रिवर फ्रंट वाले प्रोजेक्ट से हट के थोड़ा अहमदाबाद को लार्जली देखें तो डेलॉय और नैसकॉम की एक रिपोर्ट निकल के आई थी। इसमें बताया गया कि अहमदाबाद कैसे एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हब बन के निकल रहा है और कुछ लोगों के हिसाब से अहमदाबाद भारत की नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन सकता है। वैसे अभी बेंगलुरु इसमें काफी आगे दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से वहां के कुछ यूजलेस पॉलिटिशियंस लैंग्वेज वाले इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कंपनीज यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ पुणे जाएंगी, कुछ हैदराबाद जाएंगी और बहुत सारी कंपनीज अहमदाबाद भी आ सकती है, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ की भी अलग है। लेकिन एक भी गुजराती इंसान ऐसा नहीं मिलता है जो अगर आप हिंदी में बात करो तो आपको जवाब ना दे, या फिर ऑटो के पीछे ये लिख के घूम रहा हो कि ये बाहर के लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी लैंग्वेज सीखो। उल्टा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनको बिजनेस से काफी ज्यादा लगाव है। तो इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कहां से आ रहे हो। अगर आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो तो बड़े खुशी खुशी आपके साथ ही बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। और अहमदाबाद के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक तरह से वर्ल्ड क्लास है। सड़कें एकदम बड़ी बड़ी आपको दिखेंगी, ट्रैफिक कम दिखेगा, सारे के सारे जो यूटिलिटीज हैं वो प्रॉपरली ऑपरेटेड हैं, लाइट्स वगैरह कभी भी नहीं जाती हैं। और ये चीज अहमदाबाद में भी है, गांधीनगर में भी है और भी बड़ी बड़ी जो गुजरात की सिटीज हैं उसमें आप ऑब्जर्व करोगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बिजनेस है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आपको दिख जाएंगी जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी, उनके 4-5 पुश्तों से सिर्फ बिजनेस ही करते आ रहे हैं। और उसमें भी जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक बांग्लादेश क्या था, हमसे बहुत टेक्सटाइल में आगे जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश सेल्फ एक्सप्लोड कर चुका है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो टेक्सटाइल का बिजनेस काफी बड़े लेवल पर भारत में आने वाला है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, चेन्नई ऐसी कई बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो इस टेक्सटाइल के बिजनेस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेंगी। और इस टेक्सटाइल के बिजनेस में अहमदाबाद का नाम बड़ा पुराना रहा है। 1861 में यहाँ पर पहली टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई थी और देखते ही देखते 1934 तक अहमदाबाद में 74 टेक्सटाइल मिल्स ऑपरेट कर रही थी। यहाँ पर टेक्सटाइल का काम इतने बड़े लेवल पर हो रहा था कि इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा था। मैनचेस्टर वो यूनाइटेड किंगडम की सिटी है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम उस टाइम पे होता था। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में ही सेटअप किया गया था। 1990s में मानेक चौक पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जो आज अहमदाबाद के एक हेरिटेज वॉक्स का एक हिस्सा बन चुकी है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अहमदाबाद से निकल के आए, लेकिन शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। वॉशिंग पाउडर निर्मा, इसकी स्टोरी मैंने सेकंड चैनल पे एक बार आपको सुनाई थी, वो भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। जो गर्मियों में आप रसना पीते हो, ये भी अहमदाबाद का ब्रांड है। वाघ बकरी चाय का एड आपने बहुत देखा होगा, ये भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। और वाडीलाल की आइसक्रीम तो जाने कितने लोगों ने खाई होगी, ये भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। और इनकी सबसे फेमस है कसाटा आइसक्रीम, जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। और कहीं पर भी लोकल लेवल पे बिजनेस तभी फ्लरिश कर सकता है जब सरकार उसमें सपोर्ट करे। वेस्ट बंगाल के अंदर टाटा अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन नहीं लगाने दी गई। ममता बनर्जी जी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करा कि टाटा को वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा, और छोड़ के वो कहां पहुंचे, सीधे गुजरात के अंदर। और यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। जो इतना बड़ा बिजनेस, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट बंगाल में जनरेट हो सकता था, वो सारी अपॉर्चुनिटी बंगाल ने पॉलिटिक्स की वजह से गंवा दी। और इसका सारा का सारा फायदा मिला गुजरात में रहने वाले लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचा और ये देखा कि फ्यूचर में जब कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के लोगों को ही तो जॉब मिलेगी। यहाँ पर गुजरात सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा टैक्स पे छूट दी जाती है कंपनीज को। और जो गिफ्ट
गिफ्ट सिटी बन रही है उसके अंदर जो टैक्स की छूट मिलने वाली है वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो अगर आप किसी बड़ी सिटी से कंपेयर करो जैसे हैदराबाद से, तो 30 से 40% कम पड़ती है। इसीलिए आपने बड़े बड़े कंपनीज के नाम सुने होंगे जो गिफ्ट सिटी के अंदर अपना ऑफिस सेटअप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपको कहां पे बिजनेस करने में आसानी होगी, और ये सारी चीजें मिलके गुजरात के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से इस पूरी रैंकिंग में गुजरात की पोजीशन काफी ऊपर रहती है। और अहमदाबाद की तीसरी सबसे स्पेशल बात है यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी कम रहती है, लेकिन उस कम कॉस्ट में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी बड़ी सिटी के कंपैरिजन में काफी अच्छे लेवल पे डेवलप्ड है। इसी चीज को आप गुड़गांव से कंपेयर करके देखो। डीएलएफ कैमेलियाज में 30-40 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं, और उसके बाहर की जो गोल्फ कोर्स रोड है, आधे घंटे की बारिश में वहां पर पानी भर जाता है। जितने बड़े बड़े सीईओज इस डीएलएफ कैमेलियाज में रहते हैं उनकी बीएमडब्ल्यूज उसी पानी में खड़ी रहती हैं। तो इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद उन्हें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पा रही जो अहमदाबाद में इतने कम खर्चे में लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप नवंबर से फरवरी के टाइम पर कभी भी एंटर कर जाओ तो आपको बहुत सारा स्मॉग देखने को मिलता है। आंख जलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो एस्थमा के मरीज हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और ये सारे पोल्यूशन की जो दिक्कतें हैं वो अहमदाबाद के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और यहाँ पर क्राइम रेट भी काफी कम है। इनफैक्ट विमेन के लिए अहमदाबाद को वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज में कंसीडर किया जाता है। बाकी ये तो है ही लाजवाब। यहाँ पर आप खाखरा, फाफड़ा, सेव, नमकीन जो मर्जी खाओ, इतना टेस्टी लगता है। और रोड साइड आप किसी भी दुकान से खरीद दो, 10-20 रुपए के खर्चे में आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार का टेस्ट आपकी जबान पे आ रहा है। मेरे तो मुंह में देखो पानी आ रहा है, तो मैं तो अब इसे खाने वाला हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो भाई ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब मुझे भी कुछ चीज़ें पता चली, मैं भी हैरान हुआ। और स्पेशली भाई देखें दोनों मतलब चीज़ें आपके सामने कि किस तरह यमुना नदी का जो है वही हाल है जो कुछ साल, मतलब मुझे आइडिया ना, मैं समझता था शायद साबरमती नदी पहले से ही इतनी साफ होती थी। नहीं, तो 14 आपने साल खुद देखा पहले कि कितना कचरा उसमें फैला हुआ था। अभी आप देखिए पोजीशन इस सब क्या है, वो पोजीशन देखिए, दिल खुश हो जाता है, साफ इतना दिल खुश हो जाता है। और उनके करीब में इतने गार्डन हो गए, प्लाजेस हो गए, रोड हो गए, वाटर फ्रंट बना दिए, बड़ी बात है। वॉक करें आप जो है, पार्क में एंजॉय करें। उसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज वो ये बड़ी बात है कि फैमिली के साथ आ पाए, वो बोटिंग वगैरह करें। और बड़ी बात आपने उन्होंने देखा, लॉन्ड्री भी उन्होंने अलग से उनको मतलब धोबी घाट वहाँ बने तो उनको प्रॉपर बना के दिया। जो मार्केट बनती है तो 11 किलोमीटर लॉन्ग ये है, मतलब जो है रिवर है सिटी के बीच में जा रहा है। तो जाहिर है इसमें भी सालों की मेहनत होगी, बहुत साल लगेंगे, बहुत काम करना पड़ा होगा, बहुत मशीनरी यूज हुई होगी, बहुत पैसा गया होगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि जिससे इसकी विल है तो आप अगर वो करने की जो है वो रखते हैं जुस्तजू तो फिर होता है। तो वहाँ वही गवर्नमेंट ने वहाँ की जो है किया है, और लोगों की भी जरूर सपोर्ट मिली होगी, क्योंकि बहुत सी बस्तियां कच्चियां जो है वो मतलब आबादियां, स्लम्स जो है उनको भी हटा के वहाँ से, और जाहिर है स्लम्स में भी फिर वही बीमारियां और इस तरह की मलेरिया और असल में तो वेस्टेज ही आ जाता है इसमें भी। उन्होंने भी दिखाया कि फैक्ट्रीज का जो भी कचरा उनको रोका, उनको डाइवर्ट करवाया, दूसरी तरफ अल्टरनेटिव दिया होगा। सही बात है, क्योंकि जाहिर है वो फैक्ट्री वाले भी, जाहिर फैक्ट्री जितनी भी वो टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट को कहेंगे कि यार हम किधर फिर ये वेस्ट करें, तो जाहिर उनको अल्टरनेटिव दिया होगा। लेकिन अब जिस तरह इसकी जो पोजीशन है तो मतलब एक बड़ा जो है पिकनिक स्पॉट बन गया है, और पहचान तो पहले भी थी, लेकिन अब ऐसी पहचान है जो लोग बताते हुए जो है खुशी गर्व महसूस करते हैं, और पूरी दुनिया के लिए वो अच्छा संबल बना। उसी की तरफ अब जैसे जब ये बात कर रहे थे मेरे ख्याल में वीडियो जब इन्होंने बनाया उस वक्त तो गवर्नमेंट चेंज नहीं थे, लेकिन अब फाइनली जो है वहाँ गवर्नमेंट भी चेंज हो गया, और वही गवर्नमेंट है जो गुजरात में काम कर रही है। सारे स्टेट लेवल पे तो अलग लोग होंगे, लेकिन ओवरऑल बीजेपी की गवर्नमेंट है, और वो सपोर्ट तो उनकी होगी इस तरह वो लेके चलते। और सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने 2027 तक का ये कहा है कि तब तक ये 2-3 साल में हम इसको क्लियर कर देंगे। पर बहरहाल देखा जाए तो ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और फिर अहमदाबाद की वैसे बताया, अहमदाबाद भी जो है जो वहाँ लोकली जो लोग बोलते हैं तो उनकी जो है क्वालिटी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि यार किस तरह जो है वहाँ पे जो है लोग रहते हैं, और कितना अच्छा मतलब वो शहर है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, और गुजरातियों के हवाले से हर पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पे हर जबान वाला बंदा वहाँ रहता है। अहमदाबाद कैसा, आपको कैसा लगा शहर? मैं पुराने अहमदाबाद में जिसको कहते थे वो सब नदी के उस पार नया है, उसके पार पुराना है, तो मैं रहता था सरदार नगर में।
बड़ा अच्छा लगा था, हम गए थे शहर में। अच्छा, साबरमती आपका जाना हुआ था? जी जी, मैं उस गुजरात- टाइम में क्या पोजीशन? उस टाइम जो ये पहले दिखाई पोजीशन, वही पोजीशन बिल्कुल थी? बिल्कुल। अच्छा, तो कभी आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है? नहीं, मैंने तो इसको देख के तो मुझे नहीं लगा था कैसी होगी। तो ये मतलब वही है ना कि ये क्रेडिट जाता है आपकी जो है लीडरशिप को, जो सिंसियर हो अपने लोगों के साथ, अपनी कंट्री के साथ। तो वो फिर ये सब मेन तो वहीं से शुरुआत होती है ना, कि आपकी जो लीडरशिप है वो अच्छी है तो पब्लिक उसके पीछे जाती है और काम दिखता है, वही काम दिख रहा नजर है। आता है, बिल्कुल क्योंकि जो काम करता है तो मेरे ख्याल में उसका काम नजर आता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैंने ये किया, बल्कि उसका काम खुद नजर आता है, वो चीख के खुद बताता है कि ये बिल्कुल चीज है। बिल्कुल नजर आता और है। ये जैसे अभी इन्होंने ड्रोन शॉट वगैरह इसमें वीडियो में भी थे, तो देख के कैसा खूबसूरत नजारा आ रहा था कि अहमदाबाद के साथ साथ। वीडियो में देख के दिल खुश हो रहा था, तो आप समझे कि वहाँ लाइव देखने में कितना मजा आता होगा। मैंने फर्स्ट टाइम साबरमती रिवर के बारे में जो है पता तब चला था तारक मेहता, और इत्तेफाक से इन्होंने क्लिप उसका भी ऐड किया, जेठालाल को भी दिखाया और उनको जो है सुंदरलाल, क्योंकि अक्सर जब भी तारक मेहता के उसमें ड्रामे में अहमदाबाद का जिक्र होता था तो ये रिवर भी दिखाते थे, और बीच में तो शायद बोटिंग वगैरह भी की थी, उस टाइम में भी बोटिंग का थोड़ा बहुत ऑप्शन था जो है जेठालाल और ये है दया भाभी ने। तो वो तब से मुझे इसके रिवर के बारे में पता चला, और काफी जबरदस्त मतलब अब जिस तरह इन्होंने बना दिया है तो मतलब क्या ही बात है इसकी। तो मैं कहता हूँ कि हर चीज में उसमें खाना भी दिखाया उन्होंने, क्योंकि गुजराती आपको पता है कि पूरा इजी है। वो तो गुजराती तो आइटम मतलब चेवड़ा, खाखरा, 20 रुपए में सब कुछ खा लो, 5 स्टार का मजा ले लो। खमन और ढोकला, ये सब गुजराती चीजें। तो मतलब उंधियो सबसे ज्यादा जो एक चीज हम देखते वीडियोस में देखते हैं, आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन उंधियो मुझे बहुत जबरदस्त लगती है। मिक्स सब्जी का जो एक वो बनाया जाता है जिस तरह, और इस तरह अनगिनत मतलब गुजराती लोगों की। और सबसे बड़ी जो चीज है, जिस तरह गुजराती बात करता है, लड़ते हुए भी बोलता होगा कि बात कर रहे हैं वो, आपको लगेगा कि यार ये तो प्यार से बात कर रहा है। प्योर बिजनेसमैन है, अपने हिसाब से चलते रहते हैं, प्यार करने वाले। और अहमदाबाद बहुत अच्छा सिटी है, ये हकीकत है, बहुत प्यारा सिटी, बहुत प्यारा। तो जबरदस्त भाई, इन्होंने तो कुछ और भी पॉइंट्स बताए कि वहाँ पे जिस तरह लोग रह रहे हैं, और इतनी ज्यादा मतलब जो है वो है लिविंग कॉस्ट जो है इतनी ज्यादा नहीं है दूसरे अगर कंपेयर करें दूसरे सिटीज से। बड़ी बड़ी काफी कंपनीज आ रही है। उसके अलावा इन्होंने सबसे जो अच्छी बात बताई, और वही होना चाहिए कि लोग वहाँ जितने बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने जो भी चीजें, जो भी आउटलेट्स बना, उनको ब्रांड की ही तरह उनको पूरे चीजें मतलब डिजाइन हर चीज की करना, और पूरा शॉप्स को जिस तरह करना। तो आपको देख के यही फील होगा कि यार ये नाम तो कभी नहीं सुना, लेकिन ये तो कोई ब्रांड वाली शॉप लग रही है। डेकोरेट हम उनको ऐसा किया है कि लोगों को मतलब ब्रांड लगे। डेकोरेट हो गया, स्टाफ की उन्होंने ट्रेनिंग इस तरह की होगी, या एक्सटीरियर इंटीरियर दो शॉप का इस तरह रखा होगा। तो उससे ये कि, और फिर 2-3 इन्होंने बताया, आइसक्रीम एक उन्होंने पता नहीं कौन सी बताई, वो मैं नाम भूल गया, जो खुद खा रहे थे या दूसरी वाली। हाँ, जो उन्होंने पहले बताई थी आइसक्रीम की काफी फेमस है। हम तो अमूल का ज्यादा सुनते हैं, उनका कसाटा भी था, वो कसाटा तो उसमें बाकी वाघ बकरी चाय का तो हम अक्सर मैं ऐड देख चुका हूँ क्रिकेट मैच के ड्यूरिंग जो है। बहरहाल जबरदस्त ये वीडियो थी, और होपफुली आज से अगर हम उस वक्त रिएक्शन करते रहे तो हमको हमारी ख्वाहिश होगी कि यमुना नदी के बारे में भी हम इसी तरह एक वीडियो देख रहे हैं, और उसमें जो है यही बताया गया कि यार ये क्लीन हो गई, और हो जाएगी क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज हुई, और वो किसी बेस पे 27 आने में भी देर नहीं है, वो भी 2027 का टारगेट है, पूरा हो जाएगा। होपफुली आप लोग को ये हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो पे हम रिएक्ट करें तो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में, और हम उस पर जरूर जो है रिएक्शन देंगे। मिलते हैं अगली